क्यों मायूसी के आगोश में खोए हो, एक रात ही तो है ढलने तो दो। क्यों मायूसी के आगोश में खोए हो, एक रात ही तो है ढलने तो दो। हर शख्स के हिस्से में आएगा शबनम सा चमकना, हर शख्स के हिस्से में आएगा शबनम सा चमकना। बस एक नई सुबह का सूरज निकलने तो दो, बस एक नई सुबह का सूरज निकलने तो दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार राव, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। आज की क्लास में अपन एक नए सब्जेक्ट को लेकर के मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। भाषा हिंदी, जो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जनरल हिंदी सामान्य भाषा के रूप में पूछी जाती है। और इसके अंदर जो मुख्य रूप से रीट एग्ज़ाम के अंदर भाषा फर्स्ट या भाषा सेकंड के रूप में चुनते हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने वाली पुस्तक है, जो कक्षा 9 से 12 तक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के नाम से चलती है। उसी का हिस्सा, हालांकि शब्द विचार के नाम से जो टॉपिक है वो सिलेबस में है, लेकिन जब शुरुआत करते हैं तो शब्दों का निर्माण है वो वर्णों से होता है। तो अपन सबसे पहले जिस बात की चर्चा यहाँ पर करेंगे वो है वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड, यानी कि वर्ण क्या होते हैं और वर्ण है वो मिलकर के किस प्रकार से शब्दों की रचना करते हैं। हालांकि इससे पहले भाषा है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक संवाद का माध्यम है। तो किस प्रकार से संवाद की रचना होती है और किस प्रकार वर्ण मिलकर के और शब्दों का निर्माण करते हैं, तो देखिए इस क्रम के अंदर अपन आगे बढ़ते हुए और शुरुआत करते हैं। यह कंटेंट हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सदा हुआ कंटेंट है, ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, बहुत एकदम से सफिशिएंट जो मैटर है वो ये पुस्तक प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो टुकड़े नहीं किए जा सकते मतलब कि स्वर या व्यंजन, ये दोनों मिल करके और क्या होते हैं, वर्णों की कैटेगरी को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए जैसे कि एक शब्द है पीला, तो अब इस शब्द के अंदर तो टुकड़े काफ़ी किए जा सकते हैं, जैसे प हलंत, उसके बाद में ई जो एक स्वर आता है, उसके बाद में लय हलंत, उसके बाद में आ जो एक स्वर आता है। तो इस प्रकार से इसके खंड किए जा सकते हैं, टुकड़े किए जा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर पी धन ला, ये इस प्रकार से इसको तोड़ा गया है। इसके बाद में इन सब जो वर्ण हैं उनके भी और टुकड़े किए जा सकते हैं, अर्थात इनकी भी छोटी इकाइयाँ बनती हैं, जैसे प हलंत धन ई। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर वर्ण हैं। प है वो एक व्यंजन है और ई है वो एक दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार से ला की अपन बात करते हैं तो लय हलंत एक व्यंजन है और आ एक स्वर है। तो इस प्रकार से जो वर्ण हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, शब्दों की रचना करते हैं। अब यदि प ई लय और आ, इन सभी को और अगर अपन टुकड़ों में डिवाइड करना चाहें तो यह संभव नहीं है। अर्थात ये जो प हलंत ई लय हलंत और आ, ये क्या हैं, वर्ण हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ण मिल करके और क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे, ये ध्वनियाँ हैं वही क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। इसके बाद में ये ध्वनियाँ हैं वो क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। अब अपन बात करते हैं टोटल जो वर्ण होते हैं हिंदी के अंदर, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। इनके अंदर मुख्य रूप से 11 जो होते हैं वो स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब देखिए हर एक लिपि, हर एक भाषा को समझने के लिए और वर्ण है उसको दो भागों में यहाँ पर हिंदी के लिए मुख्य रूप से बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से हैं, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, यानी दूसरे वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यंजन है उनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसके सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो इनके अंदर ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ और औ। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलाकर के और ये क्या हो जाते हैं, टोटल जो अपने 11 हैं वो स्वर हो जाते हैं। अब ये सभी ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि के साथ से किया जा सकता है। तो
तो ये सब क्या कहलाएंगी, स्वर कहलाएंगी। ठीक है, तो अपने को मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है स्वर और व्यंजन। स्वरों के अंदर हिंदी के कंसेप्ट में बात करें तो 11, और ये 11 जो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो स्वर के भेद। स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो स्वर हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर 2 प्रकार से दिए गए हैं, ह्रस्व यानी कि लघु और दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व स्वर हैं उनके अंदर जिन स्वरों के उच्चारणों के अंदर अपेक्षाकृत कम समय लगता है, जैसे अपन बोलते हैं ए, तो इसमें बहुत ही कम समय लग रहा है, जबकि आ, तो इस ध्वनि को अपन थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, तो ये समय है वो क्या होता है, मूल स्वरों से कुछ डबल टाइम इनके अंदर लग जाता है, तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाएंगे, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाएंगे। ये क्या होते हैं, इनकी संख्या है वो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 4 हैं ये मुख्य रूप से, ए, ई जिसको अपन छोटी ई के नाम से जानते हैं, ऊ छोटा ऊ के नाम से, और उसके बाद में री। तो ये हिंदी के कंसेप्ट के अंदर क्या हैं, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद में दीर्घ स्वर, तो दिन के उच्चारण के अंदर दुगुना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो ये 7 और 4 मिलकर के और टोटल कितने हो जाते हैं, 11 स्वर हो जाते हैं हिंदी के अंदर। आ, ई या इसको बड़ी ई कहते हैं, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये टोटल 7 क्या होते हैं, दीर्घ स्वरों की श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके बाद में अंग्रेजी का जो ओ स्वर है, जैसे डॉक्टर है, ठीक है, तो इसको या कॉलेज ये जैसे दे रखे हैं, तो ये भी आजकल हिंदी के अंदर क्या होता है, इस स्वर का भी प्रयोग होने लगा है, लेकिन मूल रूप से स्वर हैं वो कितने माने जाते हैं, 11 ही माने जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन व्यंजनों की। तो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अपन ने ऊपर एक खंडन देखा था, पीला जो शब्द था उसका, तो उसके अंदर पै हलंत, तो वो एक क्या था, व्यंजन था, और उसके अंदर ई जो दीर्घ स्वर था वो मिल करके उसने क्या किया, और पूरे पी जो 2 वर्णों के मेल से बनने वाला था उसकी, और ल और आ, इन 2 वर्णों के मेल से बनने वाला, और दोनों टोटल 4 वर्णों ने मिल करके और पीला जो शब्द था उसकी रचना हुई थी। बात करते हैं अपन व्यंजनों की। तो देखिए व्यंजन है वो किस प्रकार से, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं अपन। व्यंजन के उच्चारण के अंदर फेफड़ों से निकलने वाली सांस है वो मुख के किसी अवयव यानी कि उच्चारण स्थान, जैसे कंठ है, तालु है, दंत है, मुर्दा हैं, इन अलग अलग स्थानों से क्या होती है, उच्चारण इनका अलग अलग होता है। मूल रूप से जो व्यंजन हैं उनके अंदर क्या होता है, हल चिन्ह जो है इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पै हलंत, तो ये क्या है, शुद्ध व्यंजन है। इसके अंदर ए की सहायता से इसको क्या है, बोला जाएगा, उच्चारित किया जाएगा, पै के नाम से इसको उच्चारित किया जाएगा। इसके बाद में हिंदी के अंदर जो व्यंजन हैं टोटल 33 व्यंजन, उनकी बात करें तो कै, इसको कै नहीं, कै जब अपन उच्चारित कर रहे हैं तो इसके अंदर कै हलंत और उसके साथ में क्या मिल गया है, ए स्वर है वो मिला हुआ है। कै, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ये, यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि कै, च, ट, त, पै, ये जो अलग अलग पंक्तियां हैं इनके 5-5 टोटल व्यंजन हो जाएंगे, 25। उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर ये, रे, ले, व, 4 ये, और उसके बाद में श, 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 है, तो इस प्रकार से 4 ये, इस प्रकार से 8 और 25 टोटल कितने हो जाते हैं, 33 व्यंजन हो जाते हैं। 33 व्यंजन और 11 स्वर ये मिलकर के और क्या करते हैं, 44 वर्ण जो हैं वो हिंदी के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं अलग अलग कुछ स्वरयुक्त व्यंजन। ठीक है, स्वरयुक्त व्यंजन जैसे ये कै पूरा है तो इसके अंदर कै हलंत और क्या है, ए जुड़ा हुआ है। इनके अलग अलग उच्चारण स्थान और उनकी ध्वनि के नाम। हालांकि ये जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों के अंदर ही अलग अलग सूत्रों के हिसाब से इनको याद भी किया जाता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो अलग अलग वर्णों के वर्ग हैं और इन के साथ में जो व्यंजन के साथ में मिले हुए कुछ स्वर वगैरह और इनका कुछ वर्ग रहेगा उच्चारण स्थान। तो कै वर्ग में कै, ख, ग, घ, ड़ ये आ जाते हैं। उसके बाद में ए और आ, ठीक है, और ये पूरा कै वर्ग, ये कै वर्ग, और उसके बाद में विसर्ग और है। ठीक है, अकु है विसर्जनाम कंठे, इस प्रकार से एक सूत्र होता है, उसके आधार से इसको संस्कृत के अंदर याद भी किया जाता है। इचु यषाणाम तालु, ठीक है,
तो च वर्ग ई और ई, ठीक है, और ये पूरा च वर्ग ये और श, ये तालु, ठीक है, जो तालु के सहयोग से बोला जाएगा। पहला स जिसके नाम से इसको अपन उच्चरित करते हैं, ठीक है, तो ये श तालु से उच्चरित किया जाएगा, तालव्य ध्वनि के नाम से जाना जाएगा। फिर ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ, ठीक है, ण, ठीक है, इसके बाद में ड़ और ढ, ठीक है, ये दो जो यहाँ पर वर्ण आते हैं ये भी। फिर री और फिर ये श जो मूर्धा है, मूर्धन्य के नाम से जाना जाएगा, और ये रे, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, ठीक है, इस प्रकार से सूत्र से इसको याद किया जाएगा। उसके बाद में तय वर्ग जिसके अंदर तय थ द ध न ये शामिल होंगे, और फिर लय होगा, ठीक है, और ये तीसरा श ऋतु लसाणाम दंतय, इस प्रकार से इसको सूत्र के रूप में पिरोया जाता है। इसके बाद में प वर्ग जिसके अंदर प फ ब भ म और ये ऊ छोटा और ये बड़ा, ये ओष्ठ से उच्चरित किए जाते हैं। ए और ऐ ये कंठ और तालु के संयोग से संयुक्त रूप से उच्चरित किए जाते हैं, तो कंठ तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। वह जो है वो दंत और ओष्ठ, दांत और होठों की सहायता से बोले जाते हैं, तो दंतोष्ठ कहलाएंगे। ओ और औ ये कंठ और ओष्ठ इन दोनों के सहयोग से बोले जाते हैं, तो कंठोष्ठ ध्वनियाँ ये कहलाएंगी। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्णों के क्या होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नाक से बोले जाने वाले व्यंजन यानी नासिक के व्यंजन, ठीक है, तो ड ये ण न मैं, यानी कि जो क च ट त प ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों के अंतिम जो वर्ण होते हैं वो नासिका से उच्चरित किए जाते हैं। इनके क्रम से स्थान हैं वो अपन ने देखा अलग अलग इन पांचों ही वर्गों के हिसाब से, और इनके उच्चारण स्थान हैं वो देखो कंठ तालु मूर्धा, जैसा यहाँ दे रखा है कंठ तालु मूर्धा, दांत और ओष्ठ इनके स्पर्श से होते हैं, इन्हें नासिक के व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 25 तो यहाँ पर हो जाते हैं, और इसके अंदर जो स्वर हैं वो शामिल हो जाते हैं साथ में। इसके बाद में बात करते हैं अपन अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, तो ये रे ल और व ये जो मुख्य रूप से जो वर्ण हैं वो अंतस्थ व्यंजन के नाम से। इसके बाद में उष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। श जो अलग अलग अपन देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान जो है वो मुख्य रूप से तालु मूर्धा और दंत ये रहता है, तीनों ही श श और है। इन वर्णों का उच्चारण और उच्चारण स्थान है वो श्वास छोड़ने के साथ में ही अलग अलग स्थानों के ऊपर, यानी तालु है, मुर्दा है, दांत है, इनके साथ में हवा के घर्षण से उत्पन्न होता है, ठीक है। हमारी जीभ है वो श का उच्चारण करते समय तालु से टकराती है, दूसरा जो स आ रहा है इससे का उच्चारण करते समय मुर्दा से टकराती है, और जो तीसरा स है उसका उच्चारण करते समय दांतों के साथ में घर्षण करती है हवा, जीभ है वो इन स्थानों के ऊपर टकराती है। इसके बाद में कुछ संयुक्त जो वर्ण हैं ये भी क्ष त्रय गे और श्रय, ठीक है, तो ये अलग अलग क और श से मिलकर के बनता है, तय और रे से मिलकर बनता है, जय और ये से मिलकर बनता है, और ये श्रय, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यंजन हैं ये भी हिंदी के वर्णों के अंदर शामिल होते हैं। इनका विस्तार यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है। देखो जब अपन इन क्ष त्रय ज्ञ और श्रय इनको तोड़ करके देखते हैं तो इनका जो अक्षरों का खंडन है वो इस प्रकार से क प्लस श प्लस ए क्षय बनता है, फिर तय हलंत रे हलंत और ए इससे क्या बनता है, त्रय बनता है, फिर जय हलंत ये हलंत और ए इससे क्या बनता है, जे या इसको गे बोलते हैं, जे या गे, फिर श रे हलंत और ए इससे क्या बनता है, श्रय बनता है। तो ये अलग अलग इन सब के अंदर इन ध्वनियों को उच्चरित करने के लिए ए जो स्वर है ये काम में आ रहा है, और साथ में दो दो व्यंजन है वो काम में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जे इसको गे भी पढ़ा जाता है ना, ग आधा और ये इस प्रकार से भी पढ़ा जाता है, इसलिए इसका विस्तार है वो ग हलंत ये और ए ये गे की तरह इस तरह से भी होने लगा है, लेकिन मूल रूप से देखा जाता है तो ये जय ये और ए से मिलकर के बना हुआ एक वर्ण है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हिंदी के अंदर अलग अलग स्वर और व्यंजन इनकी कहानी थी। इसके बाद में आगे आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर अपन शब्द विचार के ऊपर चर्चा करेंगे। शब्द हैं वो अलग अलग उत्पत्ति के आधार पर
उसके बाद में रचना के आधार पर और उसके बाद में प्रयोग के आधार पर शब्द हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर वर्ण विचार रहा, जिसमें अपन ने मुख्य रूप से वर्णों के अलग अलग स्वर और व्यंजन के रूप में और किस प्रकार से जो संयुक्त व्यंजन है उनकी किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से उनको खंडों के अंदर तोड़ा जा सकता है, इन सभी को देखा। तो इस क्लास को एक प्राथमिक तौर के ऊपर आप लेंगे और चूँकि शब्दों के अंदर इन्हीं वर्णों का योग रहेगा, इसलिए इन वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है वो प्राथमिक थी। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल है उसके ऊपर अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।